हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाम है इसका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो ध्यान से इस चैप्टर को, जो कि काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है हमारा। इसमें हम कई सारी चीजों को सीखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो क्या है मैं आपको बताता हूं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइजेस टू न्यू इंडिविजुअल टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बेटा ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ध्यान से देखो, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। यहां पर भी आप देख सकते हो, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये चीज बहुत सिंपल है, क्योंकि चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर आधारित है, तो हमें उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हमारा टॉपिक है द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए। बेटा रिप्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है डीएनए को कॉपी करना। बच्चे रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा और पहली चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कॉपी करना ही ना बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। जैसे हर काम को करने के लिए कोई ना कोई पहला स्टेप होता है, उसी तरह रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए को कॉपी करना। यहां पर देखो साफ आपको दिखा रखा है डीएनए रेप्लिकेशंस की डीएनए को कॉपी किया जाता। सबसे पहला इसके ऊपर एक सवाल भी बन सकता है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को करते वक्त पहला पहला स्टेप हमारा क्या होता है। जी बिल्कुल, हाँ आप सही समझ रहे हैं, कॉपिंग ऑफ डीएनए, माने कि डीएनए को कॉपी करना। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखो बच्चे, यहाँ डीएनए कॉपी के बारे में ना एक बड़ी कमाल की बात बता रखी है। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इसे लिखा हुआ है डीएनए कॉपी इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। डीएनए जो कॉपी किया जाता है ना वो एकदम परफेक्ट होता है। तकरीबन इतना होता है कि अगर 10 लाख कॉपीज बनती है तो उसमें सिर्फ एक गलती निकलेगी। डीएनए कॉपी इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि अगर आप डीएनए की 10 लाख कॉपीज बनाते हो, 10 लाख, तो उन 10 लाख कॉपी में सिर्फ एक गलती निकलेगी, सिर्फ एक गलती। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हमें बताती है कितना परफेक्ट है यार। अगर मैं किसी चीज की 10 लाख कॉपी करूं या आप करो, तो ये भी मे बी पॉसिबल है मेरे बच्चों कि हम कई सारी गलतियां करें। लेकिन डीएनए कॉपी इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि अगर 10 लाख कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, तो उसमें सिर्फ एक में गलती आ पाती है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसी गलती की वजह से होता है पैदा वेरिएशन। दीज एरर क्रिएट वेरिएशन। इन्हीं गलतियों की वजह से आता है वेरिएशन। वेरिएशन सर क्या होता है बच्चों? डीएनए कॉपी करते वक्त हमने अभी पढ़ा कि 10 लाख कॉपीज अगर हम करते हैं, 10 लाख अगर हम कॉपीज करते हैं, उसमें एक गलती निकल ही जाती है। ये एक गलती को हम वेरिएशन कहते हैं। इसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर आप इस तस्वीर पे गौर से नजर मारोगे तो आपको साफ दिखेगा यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग हैं। लोगों का चेहरा अलग है, किसी की आंख अलग है, किसी की नाक अलग है, किसी के बोलने का अंदाज अलग है। तो बच्चे ये जो इंसानों में अलग अलग चीज की किस्में देखने को मिलती है। किसी का चेहरा एक जैसा नहीं दिख रहा होगा, सभी के चेहरे यहाँ पे आप एक एक करके देखिए, सभी के चेहरे अलग अलग है। तो बच्चे इसी को कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन किसकी वजह से आता है? सर ये जो गलती हुई थी ना, हमने अगर बोला था कि 10 लाख अगर डीएनए की कॉपी करते तो एक गलती निकल आते, इसी एक गलती की वजह से वेरिएशन पैदा होती है। और वेरिएशंस की वजह से हर इंसान दिखने में अलग होता है, उसका नजरिया अलग होता है, उसकी आदतें अलग अलग किस्म की होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आर वेरिएशन आर मोस्ट मोर कॉमन देन इन एसेक्सुअल। बेटा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और हम बात करेंगे एसेक्सुअल की, तो इन दोनों में डीएनए कॉपी होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर किसी को नहीं पता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो वो सेक्सुअल, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो एसेक्सुअल। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो डीएनए कॉपी में एरर्स आते हैं या वेरिएशंस देखने को मिलती है। भाई देखो, डीएनए को कॉपी किया हमने, ये देखो हमारा डीएनए है, हमने डीएनए को कॉपी किया और डीएनए कॉपी में थोड़ी गलती आ जाती है, और इन्हीं गलतियों की वजह से पैदा होता है वेरिएशन। ये वेरिएशन सेक्सुअल में ज्यादा देखने को मिलता है और एसेक्सुअल में बहुत कम होता है। सेक्सुअल में तो ये वेरिएशन ज्यादा होता है और एसेक्सुअल में बच्चों बहुत कम होता है।
ऐसा क्यों होता है? बच्चे देखो इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलती है। देखो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, इस फोटो को। अगर आप इस तस्वीर में आपको देखोगे तो आपको आपको पेरेंट्स दिख जाएँगे, देखो 2 पेरेंट्स और इनके बच्चे देखने को मिलेंगे। देखो दिख रहे हैं बच्चे? देखो कितना वेरिएशन है। हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं है। किसी-किसी की थोड़ी-थोड़ी बातें मिल रही है, बाकी सब अलग है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस है। वहीं पर अगर मैं आपको ये प्लांट्स देखने की बात करूँ तो आप बोलोगे सर ये तो एकदम सेम लग रहे हैं। यहाँ पर वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन का मतलब ऑर्गेनिज़म्स का दिखने में जो अंतर आ रहा है ना? यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है और यहाँ पर वेरिएशन बिल्कुल कम है। अब वेरिएशन ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं होगा कि माता-पिता से बिल्कुल ही अलग हो जाए बच्चे। यार 10 लाख कॉपीज़ में एक ही तो गलती होती है, उसी से तो वेरिएशन पैदा होती है। अब हमारा सेक्सुअल में वेरिएशन ज़्यादा होती है और एसेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। सेक्सुअल में बच्चों हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है और एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। इस वजह से बच्चे हमारे को ये बताया गया है कि डीएनए कॉपी में मतलब ये जो वेरिएशन देखने को मिलती है, ये जो हमारा वेरिएशन होता है ना, ये वेरिएशन, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ज़्यादा और एसेक्सुअल में होता है कम। ठीक है? अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर अपने चैप्टर को लेकर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस बट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। बेटा रिप्रोडक्शन ना लाइफ का एक प्रोसेस है। मतलब ये लाइफ का एक प्रोसेस है, हम जिंदगी को जीते हैं, इतनी सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो रिप्रोडक्शन एक पार्ट है हमारा छोटा सा। ये हमारी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए नहीं होता। सरल शब्दों में बताऊं तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ का एक छोटा सा प्रोसेस है। ये रिप्रोडक्शन ये नहीं है कि जिसको नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये सर्वाइवल के लिए यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं और मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो जो करना जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? सर्वाइवल, ब्रीदिंग। रिप्रोडक्शन तो एक लाइफ प्रोसेस है। इसे अगर हम नहीं भी करेंगे तो हम मर नहीं जाएँगे। लेकिन बेटा इसे इतना भी आसान मत समझिए, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नॉट फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन बच्चों इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म की प्रजाति कंटिन्यू रहे धरती पर, ना कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए किया जाता। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हम इसलिए नहीं करते ताकि हम अपने आप को जिंदा रखें। हम तो रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो प्रजाति है वो बनी रहे। अगर ह्यूमंस जो है अगर वो रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे, आने वाले कुछ सालों में ये विलुप्त हो जाएंगे। अगर मेरे टाइगर्स है, टाइगर अगर हमारा रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो आने वाले कुछ सालों बाद टाइगर सारे विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। बाकी एट द एंड हम सभी जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म को मरना ही मरना है। रिप्रोडक्शन तो सिर्फ प्रजातियों को बढ़ाने के लिए होता है, सिर्फ प्रजातियों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए नहीं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी कर ले, एट द एंड ऑर्गेनिज्म को मरना ही है। सबकी मौत निश्चय है। जो इस धरती पे आया है एक ना एक दिन वो जाएगा ही जाएगा। Therefore, the fundamental event of reproduction is making a copy of DNA। इसीलिए बच्चे हमारे रिप्रोडक्शन का सबसे फंडामेंटल इवेंट, मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसमें कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है? कॉपी ऑफ डीएनए। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है ना, एक पेरेंट अपनी जैसे दिखने वाले पेरेंट्स को जन्म देता है। इस प्रक्रिया में कौन सा काम है जो बहुत ज्यादा जरूरी है? कॉपी ऑफ डीएनए बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये इतना परफेक्ट होता है कि अगर 10 लाख कॉपीज बनाते तो एक गलती आती है बस का, है ना? चलिए, तो बेटा याद रखना रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल इवेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी काम है? कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब बच्चे सेल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है, अगर हम अपनी बात करें डीएनए की, है ना? डीएनए हमारा सेल के अंदर पाया जाता है। सेल क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है ताकि वो डीएनए की कॉपी बना सके। जैसे कि मान लो बच्चों ये एक सेल है, ठीक है? मान लो इसके अंदर एक डीएनए है, मान लो ये डीएनए, और इस डीएनए की कॉपी बनानी है। कॉपी बनानी मतलब कॉपी बनानी है, ऐसे बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। देखो कितनी सारी कॉपीज़ बना ली मैंने इसकी। तो सेल को अगर डीएनए की कॉपीज बनानी हो ना तो उसके लिए वो केमिकल रिएक्शन करवाता है, वो करता है केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर हमारा सिंपल सा है, मतलब अगर हमारा कोई सेल है और सेल के अंदर डीएनए है और उसे इस डीएनए की कॉपी बनानी है तो पहले वो केमिकल रिएक्शन करवाता है। और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से काफी सारे सेल की, सॉरी, डीएनए की कॉपी बनती है। देखो ये कॉपी, ये कॉपी, एक ये कॉपी।
तो यहाँ पर हमें पता चला कि सेल जो है वो जब डीएनए की कॉपी बनाता है तो उसके लिए क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवाता है। देखो लिखा हुआ है साफ, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। 10 in a reproducing cell two DNA copies are formed and both must be separating from each other। बेटा याद रखना, देखो यहाँ पर आपको साफ डायग्राम में दिखा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। बेटा यहाँ पर दिखा रखा है, ये आपका सेल है, दिख रहा होगा आपका सेल। सेल ने डीएनए कॉपी करी, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है डीएनए को कॉपी कर, ठीक है। जब कोई भी सेल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें जरूरी काम है डीएनए को कॉपी करना, और डीएनए की कॉपी करते हैं ना तो दो डीएनए की कॉपी तैयार होती है, और इन दोनों कॉपियों को अलग अलग करना होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो गौर से देखना, यहाँ पर आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखो एक कॉपी ये रही डीएनए की और एक ये रही। देखो डीएनए एक था, जब डीएनए कॉपी को किया तो दो कॉपी बनी। और ये भी हमें पता है सेल जब सेल डीएनए की कॉपी करता है तो वो केमिकल रिएक्शन करता है। क्या करता है, केमिकल रिएक्शन। पेपर में अगर कोई सवाल या टीचर आपसे पूछे कि कोई भी सेल अगर डीएनए की कॉपी कर रहा है, डीएनए की अगर कॉपी कर रहा है तो वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तब जाके डीएनए कॉपी हो। अब डीएनए की कितनी कॉपी तैयार होती है, सिर्फ दो कॉपी तैयार होती है। और बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कॉपियों को अलग अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। ये जो दो कॉपी तैयार हुई है ना हमारे डीएनए की, इन दोनों को अलग अलग करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि एक जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है उसमें दो डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसकी जरूरत होती है। अब देखो क्यों, देखो if only one copy of DNA remain in the parent cell and the other was simply pushed out, it would not work। मतलब कहने का मतलब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, इस डायग्राम से भी समझाऊंगा और वैसे भी। देखो मान लो इस सेल है, सेल के पास एक डीएनए था, ठीक है। सेल ने क्या करा, इसकी दो कॉपी बना दी केमिकल रिएक्शन करके। अब जरूरी है कि इन दोनों डीएनए को अलग करना। तो अगर मान लो कई बच्चे सोचते हैं सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि सर हम ना एक काम करते हैं, जैसे सेल है, सेल के पास दो डीएनए की कॉपी है, एक डीएनए की कॉपी वो अपने पास रखेगा और दूसरी कॉपी को वो सेल के बाहर भेज देगा। बेटा ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन सुनना। देखो सेल डीएनए की सिर्फ दो ही कॉपी बनाता है, मैंने आपको दिखा दिया, एक ये रही और एक ये रही। बेटा ये दो कॉपी में से एक डीएनए की कॉपी वो अपने पास रखेगा और दूसरे को बाहर भेज देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो डीएनए की कॉपी बाहर जा रही है उसके पास कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर वो रहे। मैं आपको और बढ़िया से समझाता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूँ मान लो ये सेल है, इसके पास दो डीएनए की कॉपी है, ठीक है। ये वाली डीएनए की कॉपी इसने बाहर भेज दी, देखो ये बाहर आ गई। अब यार ये डीएनए तो कभी रह ही नहीं पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई, देखो इस वाले डीएनए की बात करूं, इस वाले की, तो इस पे तो सेल का स्ट्रक्चर है। इस सेल के स्ट्रक्चर की वजह से ये वाला डीएनए, ये जो है हमारा, ये वाला डीएनए सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन ये वाला डीएनए जो हमारा बाहर निकल गया है बच्चों, ये तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास बाहर निकलने के बाद कोई सेल का स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये सर्वाइव कहां से करेगा। तो ये चीज वर्क नहीं करती कि हम क्या करें, हम सेल को अलग कर दें। तो बच्चे इसके लिए क्या होता है सर, देखो बिकॉज द कॉपी वुड नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर ऑन टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। आपको पता है ये वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जिस सेल को हम बाहर निकालेंगे, जिस डीएनए की कॉपी, आई एम सो सॉरी, जिस डीएनए की कॉपी को हम बाहर निकालेंगे, जिस हमारा डीएनए की कॉपी को जिस डीएनए की कॉपी को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसके पास कोई, इस डीएनए के पास, ये जो बाहर निकल रहा है ना डीएनए, इसके पास कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर ये जिंदा रह सके। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बच्चे इसके लिए हम करते क्या है बच्चों, यहाँ पर बोला हेंस along with DNA copy and additional cellular apparatus is also formed। तो इसीलिए बच्चों ध्यान देना, and the two DNA copies are distributed into separate cell, this way when the cell divide into two cell। बड़ी कमाल की बात बताऊंगा बेटा, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसीलिए जब सेल डीएनए को कॉपी करता है तो वो दो कॉपीज को तैयार करता है। आपको दिख रहा होगा पहली कॉपी और दूसरी कॉपी, दिख रहा है दो कॉपी। दो कॉपी को सिर्फ तैयार नहीं करता, वो इसके अलावा अपना सेल अपैरेटस भी तैयार करता है। मतलब क्या है सर, अच्छे से समझाओ। अरे बढ़िया से समझाता हूं आपको। बच्चे जब भी एक सेल डीएनए को कॉपी करता है ना, तो वो दो कॉपी तैयार नहीं करता, इसके साथ साथ अपने ढांचे को भी बांटता है। ध्यान से देखो डायग्राम में, सेल अपने अपैरेटस को, मतलब अपने स्ट्रक्चर को बांट रहा है। देखो दिख रहा है कैसे करली होता जा रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि सर सेल हमारा डीएनए की सिर्फ दो कॉपी तैयार नहीं करता, वो अपने स्ट्रक्चर को भी बांटना शुरू कर देता है, ताकि जब इन दोनों डीएनए को अलग करे तो सेल का एक भाग इस डीएनए को अपने अंदर रखे और सेल का दूसरा भाग इस डीएनए को अपने अंदर रखे। इससे दोनों डीएनए अलग भी हो गए और दोनों डीएनए के पास सेल वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे कि आगे सरवाइव कर पाए। क्या कर पाए, सरवाइव। तो इससे पहले वाला तरीका तो गलत था ना, कि भैया डीएनए की कॉपी तैयार करी, डीएनए की कॉपी तैयार करी, ये देखो डीएनए की कॉपी तैयार करी और एक कॉपी को बाहर निकाल दिया।
ना, 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 ऐसा नहीं करता। सेल क्या करता है, हमें पता चल गया सेल क्या करता है। सेल तो भैया सिंपल है, सेल अपने पास डीएनए की 2 कॉपी तैयार करता है और फिर धीरे-धीरे अपनी बॉडी को भी बाँटता है। ताकि क्या हो, बाँटने का काम इसलिए ताकि यहाँ से एक सेल बने जो इस डीएनए को कैरी करे और यहाँ पर एक और सेल बने जो इस वाले डीएनए को कॉपी करे, कैरी करे और इस तरीके से एक सेल हमारे 2 नए सेलों को जन्म देता है और बढ़ जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर आया होगा डीएनए कैसे कॉपी किया जाता है और डीएनए की 2 कॉपी तैयार होती है। कॉपी के बाद सेल अपने स्ट्रक्चर को भी बाँटता है, ठीक है? चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपने इसमें। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सर ये वेरिएशन ज़रूरी क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चों आप भूल चुके हो वेरिएशन क्या होता है मैं आपको फिर बताता हूँ। बेटा डीएनए की कॉपी करते वक़्त ना बहुत कंप्लीट होता है ये काम, एकदम परफेक्ट होता है। इतना परफेक्ट कि अगर 10 लाख बार कॉपी करेंगे तो सिर्फ़ एक ही बार गलती नज़र आएगी। भाई इसे परफेक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी इंसान को बोल दो आप 10 लाख बार राइटिंग उतारने को, तो पता नहीं कितनी बार गलतियाँ कर देगा, लेकिन डीएनए तो सिर्फ़ एक ही बार गलती कर रहा है। तो मतलब ये काम तो परफेक्ट होता है लेकिन गलती तो हो रही है ना और इसी गलती से पैदा होता है वेरिएशन। अब बच्चे वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? वेरिएशन सही चीज़ है। मतलब डीएनए को कॉपी में जो गलतियाँ आ रही है ना, ये बड़ी कमाल की है और ये गलतियाँ सही है। क्यों सर इसकी ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है? गलतियों से जो वेरिएशंस आ रही है, देखो मैं बता यहाँ पर हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग स्पेसिफिक नाइक्स इन द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन देयर पोजीशन बाय रिप्रोड्यूसिंग। आपको पता है हमारे यहाँ पर अलग-अलग किस्म के जानवर हैं और ये अलग-अलग मौसम में रहना पसंद करते हैं। देखो आपको तस्वीर में साफ दिख रहा होगा अलग-अलग ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग-अलग वातावरण में रहते हैं। अब बच्चे होता क्या है आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट द बॉडी डिजाइन इज प्रिजर्व। बेटा डीएनए कॉपी तो बहुत जरूरी है। देखो डीएनए को कॉपी करना क्यों जरूरी है? अगर डीएनए को कॉपी नहीं करेंगे तो माता का और पिता का सॉरी आप ये बोलो माता पिता की बॉडी और जो बेबी की बॉडी होगी वो सेम कैसे दिखेगी? भाई माता पिता के डीएनए को कॉपी किया जाता है तभी तो बच्चे का शरीर तैयार होता है। अब डीएनए कॉपी में सारी जानकारी माँ बाप से बच्चे तक जाती है, तभी तो माँ बाप अगर इंसान है तो बच्चा भी इंसान ही पैदा होता है, कोई जानवर नहीं होता। कहने का मतलब समझ रहे बच्चे? तो यहाँ पर कहने का मतलब है डीएनए कॉपी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बॉडी डिज़ाइन प्रिज़र्व किया जा सके, शरीर का आकार। अब देखो ध्यान से, अब इंसान का बच्चा है, तो जब वो जन्म लेगा तो इंसान के बच्चे को ही तो देगा, तो देखो दोनों का चेहरा अलग होगा, रंग अलग होगा, रूप अलग होगा, आवाज़ अलग होगी, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है? ये भी इंसान के आकार का है और ये भी इंसान के ही आकार का है। ये क्यों? क्योंकि डीएनए को कॉपी किया गया। अब डीएनए कॉपी किया गया तो माँ-बाप से सारी जानकारी बच्चे में गई, बच्चे को उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। अब बच्चे क्या होता है इफ डीएनए कॉपी केप्ट चेंजिंग कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन वुड वीकन द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज। बेटा यहाँ पर बोला है अगर डीएनए कॉपी लगातार चेंज होता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा तो इससे प्रजाति में बदलाव आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सरल तरीका समझाता हूँ। मेरे पे एक शायद से नीचे से इमेजेस भी पड़ी है, देखो ये रहा। देखो प्रजाति में पूरा बदलाव आता है। ये प्रजाति बंदर की प्रजाति है, आप लोग देख रहे होगे बंदर की, और ये प्रजाति है इंसान की, मतलब ये ह्यूमंस की है और ये आपका मंकी की है। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जब डीएनए में काफी ज्यादा आ जाते हैं ना, एरर्स आते हैं, बहुत ज्यादा चेंज आते रहता है, उससे क्या होता है प्रजाति बदल जाती है। ये मंकी की प्रजाति, आराम से समझाऊंगा, बड़ी प्यार से समझ में आ जाएगा। और ये इंसानों की प्रजाति, ठीक है। देखो मंकी की प्रजाति ने क्या करा, डीएनए को कॉपी किया लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, तो देखो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला। अब इस प्रजाति ने अपने बच्चे को जन्म दिया, डीएनए कॉपी में थोड़ा सा चेंज किया, तो फिर प्रजाति थोड़ी सी और बदली। देखो बंदर से आदि मानव बन गया। फिर इस प्रजाति ने अपने बच्चे को जन्म दिया और डीएनए कॉपी में थोड़ा चेंज किया, तो देखो फिर बदलाव बदला। ऐसे करते करते कई बदलाव में क्या हुआ, प्रजाति बदल गई। कहाँ बंदर की प्रजाति कर रही थी रिप्रोडक्शन, आ गया के इंसान की प्रजाति आ गई। मतलब कि जब एक प्रजाति, ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी टीच यू, जब एक प्रजाति अपने बच्चे को जन्म देती है और डीएनए में गलतियां करती है या कुछ बदलाव लेकर आती है, ऐसे करते 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 कई सारे बदलाव आते हैं, करते करते कई सारे, और ऐसे कई सारे चेंजेस से क्या होता है प्रजाति बदल जाती है। यहाँ ये बंदर की प्रजाति और यहाँ पे इंसान की प्रजाति आ गई। तो इसका मतलब डीएनए कॉपी में जो हम बार बार चेंज करते हैं और ये बार बार चेंज आता है, लंबे समय तक अगर ये चेंज चले तो इससे प्रजाति बदल जाती है। आगे बच्चों, however, sometime environmental change occurs, such a change in water level, ये if all organism has identical DNA, then such condition on change। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये लाइन क्या कह रही है मैं बताता हूँ। और बेटा आपको पता है ये जो तरीका है ना, ये जो चीज़ है वो सही है। मतलब डीएनए कॉपी में जो चेंज आ रहा है ऐसे सही माना गया। क्यों सही माना गया बेटा? देखो आपको पता है हम इस तरह के मौसम में रहते हैं जहाँ पर हमेशा मौसम बदलता है, पानी का मतलब तापमान बदलता है, आपका मौसम बदलते हैं, आपके हवा का रुख बदलता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। देखो कई सारे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे बोला है पानी का लेवल बढ़ना, तापमान का बदलना, मौसम का बदलना, मीटेरियोइड स्ट्राइक मतलब उल्का पिंड, ठीक है? उल्का पिंड का टकराना।
उल्कापिंड मतलब मीटरॉइड, अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े पत्थर है ना वो। अब बच्चे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डीएनए कॉपी में जो चेंज आता है उससे क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म में कई बदलाव आते हैं। ये देखो, इसने डीएनए कॉपी में थोड़ा चेंज करा तो ऑर्गेनिज्म में बदलाव, और ये बदलाव सही भी है। पता है क्यों? देखो, मान लो अगर हमारी धरती पे कोई एक आपदा आ गई और उस आपदा से ये मंकी की प्रजाति सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो मंकी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये बाकी प्रजातियां तो रहेगी। और ये बाकी प्रजातियां क्यों बनी? क्योंकि जब मंकी ने डीएनए को कॉपी किया तो उसने थोड़ा चेंज किया, इससे नई नई प्रजातियां आती, नई नई प्रजातियां। तो ये जो नई नई प्रजातियां आती है वो सही रहती है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये ए है, ठीक है। ए ने क्या करा? ए ने जन्म दिया किसी दूसरे को, और ए ने क्या करा? बहुत ज्यादा चेंज करे डीएनए में, जिससे कि बी तैयार हो गया। और ये थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, ये लो, अलग टाइप का दिख रहा है। ये इंसान नहीं है, थोड़ा इंसान से थोड़ा अलग है। अब मैं कह रहा हूं, जब डीएनए की कॉपी में चेंज आता है तो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। देखो, बी आ गया। अब ये जो चेंज हो गया ना, स्पीशीज, प्रजाति बदल गई, ये सही भी है। अब मान लो हमारी धरती से एक उल्का पिंड माने मीटरियोइड आके धरती से टकरा गया। धरती से टकराने के बाद धरती का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आपको पता है ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग है, क्योंकि डीएनए में काफी चेंज हो गया था। अब उस तापमान में ये तो मर गया, लेकिन ये जो अलग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ ये सरवाइव कर गया। तो इसका मतलब ये जो डीएनए कॉपी में चेंज आकर नया हमारी प्रजाति बनी, ये सही चीज है। क्योंकि समय के साथ साथ जब हमारे आसपास बदलाव आता है, सेम डीएनए के होते तो ये भी मर जाता और ये भी मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए में चेंज आया, उससे नई प्रजातियां बनी, और वो नई प्रजातियां सरवाइव कर गई। क्या कर गई? सरवाइव। सेम डायनासोर का लोग एग्जांपल लेते हैं। डायनासोर ने भी काफी ज्यादा रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी में चेंज किया, नई प्रजातियां आई। ये हमारे डायनासोर थे, मैं आपको और समझा दूं, हमारे डायनासोर थे। डायनासोर ने भी क्या करा? नई नई प्रजातियों, मतलब डायनासोर ने डीएनए कॉपी करके नई प्रजातियों को जन्म दे दिया। मान लो एक्स है। अब हमारी धरती से एक बहुत बड़ा पत्थर टकराया, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, उनकी फिलॉसफी है। हमारी धरती से एक बहुत बड़ा पत्थर टकराया, पत्थर टकराने के बाद डायनासोर तो नष्ट हो गए, क्योंकि डायनासोर का जो डीएनए था वो उस तापमान को नहीं झेलता। लेकिन ये जो एक्स नाम की प्रजाति है, इसका डीएनए झेल गया। कोई बोलेगा सर इन दोनों का डीएनए सेम है। कहां से सेम है? जब डायनासोर ने डीएनए को कॉपी किया, थोड़ा चेंज कर दिया था, ये जो नया डीएनए है वो उसमें सरवाइव कर गया। इसका मतलब जो डीएनए कॉपी में चेंज आता है ये सही चीज है। इससे प्रजातियां अलग अलग किस्म में जिंदा रह सकती हैं। सभी सेम डीएनए के होंगे तो सभी मर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बट इफ सम इंडिविजुअल हैव वेरिएशन, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होगी, डीएनए में बदलाव होगा, तो कुछ सर्वाइव भी कर जाएंगे हमारे वातावरण में। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, तो इसीलिए द वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसीलिए प्रजातियों के जिंदा रहने के लिए वेरिएशन काफी ज्यादा जरूरी है। वेरिएशन से डीएनए में थोड़ा सा बदलाव आता है और नया डीएनए वाला थोड़ा जिंदा रह सकता है, क्या पता सर्वाइव कर जाए, ये सब। अब हमारा पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल बड़ा सिंपल है बच्चों, सवाल भी करेंगे हम लोग। डिफाइन रिप्रोडक्शन, और इज रिप्रोडक्शन लिमिटेड ऑन टू ओनली टू ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले वो कह रहा है रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, रिप्रोडक्शन इज द वे, ओनली वे टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ लाइफ दैट टू मेंटेन कंटिन्यू ऑफ लाइफ। सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता। और रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो लाइफ का सर्वाइवल होता है, ना 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 ना। रिप्रोडक्शन तो इसलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज को कंटिन्यू रखा जा सके, प्रजाति को बरकरार बनाए रखे सके। आगे देखो, however reproduction is limited only to organism, even organic molecules with nucleic acid replicate themselves through replication। यहाँ पर यही चीज बता रखी है कि बच्चों, हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो जरूरी इसलिए नहीं कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म अपनी प्रजाति को बरकरार रख सके। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जैसे कुछ होते हैं आपके जैसे मैं आपको क्लियर बताऊँ, कुछ होते हैं आपके सेक्सुअल और कुछ होते हैं आपके एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो, मैं आपको कुछ रिप्रोडक्शन बताता हूँ, जैसे कि बडिंग। देखो, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। बडिंग बडिंग आता है आपका एसेक्सुअल में, और मैं आपको क्लियर बताता हूँ बडिंग क्या होता है। बेटा, एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एक अंग को बाहर की ओर निकालता है और ग्रो करता है, और इस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। बाकी डिटेल में अभी हम नीचे और पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। मैं देखो आपको यहाँ पर बता रखा है, कुछ आपके रिप्रोडक्शन बता रखे हैं यहाँ पर क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे आपका ये पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस है आपका। क्या है आपका स्पोरोफाइटिक बडिंग है, और आपका पॉलियम ब्रायोनी है। मैं आपको इसके बारे में भी, सबके बारे में एक एक करके बताता हूँ आपको। तो बच्चे, अब हम पहले पढ़ते हैं पार्थियोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। बेटा, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस सबसे पहले मैं बता दूं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
इसमें क्या होता है, एक एग होता है वो बिना फर्टिलाइज हुए, बेटा अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आता है और इसे फर्टिलाइज करता है, बिना फर्टिलाइज हुए एग जो होता है वो एक अपने एम्ब्रियो को जन्म दे देता है, मतलब एक बच्चे को जन्म दे देता है। इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए। पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक एग बिना फर्टिलाइज हुए बच्चे को जन्म दे देता है। ठीक है, अब मैं अगला आपको बताता हूँ बच्चे। तो हमारा स्पोरोफाइटिक बडिंग हम पढ़ते हैं बच्चे। इसमें देखो हमारे को क्या बताया गया है कि ना, स्पोरोफाइटिक बडिंग में जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रायोनी भी कहते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है, हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो सैक के बाहर ग्रो करता है, अंदर नहीं करता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर ग्रो करता है। बच्चों अगला हम देखेंगे हमारा ये पॉली एम्ब्रायोनी। बच्चे ये क्या है बच्चे, इसमें क्या होता है, एक सिंगल एग से कई सारे एम्ब्रियो जन्म लेते हैं। मैंने आपको ये भी एसेक्सुअल, एक सिंगल एग से आपका कई सारे हमारे एम्ब्रियो जन्म लेते हैं, इसे कहते हैं आपका पॉली एम्ब्रायोन। तो इसे प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए ढंग से।